investment property acquired on deferred payment basis. देखिए, हमने स्टार्ट किया है अपना रिकॉग्निशन प्रिंसिपल कि आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली किस वैल्यू पर अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। सबसे पहला पार्ट उसमें था एक्वायर्ड या परचेज्ड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है या परचेज की है तो उसकी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, यानी हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो आज ले ली है, लेकिन उसका जो पेमेंट है वो अभी हमने क्या कर दिया है, डेफर कर दिया है, यानी पेमेंट फ्यूचर की किसी डेट पर होगा, तो उसे बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इफ एनी investment property, if any investment property is acquired on deferred basis, then it should be recorded it recorded at cash price, at cash price। अंडरलाइन कर लेना। अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी डेफर्ड बेसिस पर खरीदी है तो आप उसे केवल और केवल कैश प्राइस पर रिकॉर्ड करोगे। डिफरेंस बिटवीन कैश प्राइस एंड टोटल पेमेंट difference between cash price and total payment will be recorded as interest expense। Interest expenses over the period of credit, over the period of क्रेडिट, यानी आपकी जितनी उस असेट की, उस प्रॉपर्टी की कैश प्राइस है उस पर रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर आपने जो पेमेंट किया है वो एक्स्ट्रा किया है तो वो इसीलिए किया है क्योंकि आपने डेफर्ड बेसिस पर असेट को खरीदा था। तो डेफर्ड बेसिस पर असेट खरीदने की वजह से उसमें कुछ इंटरेस्ट एलिमेंट भी क्या हो गया, इंक्लूड हो गया। कैश प्राइस इज नॉट गिवन देन, अगर आपको कैश प्राइस नहीं दी हुई है तो कैश प्राइस किसके इक्विवेलेंट होती है,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। सर इस पे कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट वाला मेथड नहीं लगेगा? नहीं नहीं, कैपिटलाइजेशन बोरोइंग कॉस्ट लगेगा। हमने बनी बनाई प्रॉपर्टी ली है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी करवाया है। ओके सर। डेफर्ड बेसिस पर खरीदी अपन ने। मतलब क्या हुआ देखिएगा, पहले लिख लो यहां पर। सर और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अपन बना भी सकते हैं ना? हाँ, सेल्फ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। तब बोरोइंग कॉस्ट वाला लगेगा कंसेप्ट? बिल्कुल, अगर क्वालिफाइंग एसेट में आ रही है तो बिल्कुल लगेगा वो। ओके सर। लिख लिया? हाँ सर। देखिएगा, एग्जाम्पल, मिस्टर ए एक्वायर्ड an investment property for rupees 4,24,500, comma, the payment of which will be at the end of year 2. Appropriate discount rate 12%. Calculate cost of investment property. ये लीजिए, इसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेफर्ड बेसिस पर खरीदना। देखिए, ये है आपका t इक्वल्स टू 0 और ये है t इक्वल्स टू 2। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करी है, जिसके बदले में आपको पेमेंट यहां करना है, जिसके बदले में आपको पेमेंट यहां करना है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट या क्रेडिट पेमेंट सिस्टम। तो अब इंडेस क्या बोलता है कि आपका ये जो 424,500 है, ये तो फ्यूचर वैल्यू है। तो आप ये बताओ कि आज इस प्रॉपर्टी को किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करोगे आप। तो ऐसा आप कई और भी इंडेस में पढ़ चुके हो कि जब भी हम डेफर्ड बेसिस पर कोई वर्क करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जितना भी ये फ्यूचर पेमेंट करना है उसको कहां लाना पड़ेगा, पहले प्रेजेंट वैल्यू पे। हमें प्रेजेंट वैल्यू। उसको आज की वर्थ पर लाना पड़ेगा, और इसी को हम कह रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट।
तो यानी इनिशियल कॉस्ट कितनी हो गई आपकी, 4,24,500 इंटू 12% पर दूसरे साल का पीवी फैक्टर 0.797, 4,24,500 इंटू 0.797, 327। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 338,327 से आपकी ये एंट्री हो जाएगी। ये है डेफर्ड पेमेंट बेसिस। सर अब इसी में आगे वाले सालों में 12% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट लगता बिल्कुल अभी जाएगा। करवा रहा हूं, सब होगा। हाँ आगे अभी तो केवल अपन ने ये वैल्यू निकालना सीखा है। लिखेंगे अकाउंटिंग एंट्रीज। एक सेकंड प्लीज शो कर दो पेज। हाँ से एक पीछे वाला भी प्लीज। ओके सर, थैंक यू। लिखिएगा अकाउंटिंग एंट्रीज। सबसे पहले एट द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड, हमने सबसे पहले जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की तो उसकी एंट्री हमने डाल दी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर या लाइबिलिटी, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। एंट्री फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टू क्रेडिटर्स। Interest expense will be transferred to P&L. इंटरेस्ट के खर्चे को आप कहां ट्रांसफर कर दोगे,
पी एंड एल में तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और फाइनली जब सेटलमेंट करोगे लाइबिलिटी का, जब ड्यू डेट आएगी तो आप अपने क्रेडिटर्स को क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। इंटरेस्ट की वजह से बैलेंस उतना ही हो चुका होगा जितना आपको उसको पेमेंट करना है। तो आप एंट्री डाल दोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये आपकी अकाउंटिंग हो जाएगी डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर। इनिशियली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करोगे, इंटरेस्ट चार्ज होगा, इंटरेस्ट का जो खर्चा है वो पीएनडल में चला जाएगा, और उसके बाद लास्ट ईयर में आपको क्या करना है, उसका सेटलमेंट कर देना है। एग्जाम्पल, Mr. A acquired an investment property of rupees 5,50,000. The payment of which will be at the end of year 2. Appropriate discount rate is 10%. Pass journal entry. जर्नल एंट्रीज पास करनी है इस ट्रांजैक्शन पर। सबसे पहले तो प्रॉपर्टी की इनिशियल कॉस्ट निकाल लें। तो इनिशियल कॉस्ट आपकी हो जाएगी इंटू 0.10% पर सेकेंड ईयर का पीवी फैक्टर 0.826। $454,300। ये लीजिए, ये हमारी इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की इनिशियल कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। ईयर 1 चलेगा। सबसे पहले ईयर 1 की एंट्री डालते हैं। तो
तो आप एंट्री डालोगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट टू क्रेडिटर्स, टू क्रेडिटर्स 454,300। ये आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू क्रेडिटर्स की एंट्री डल गई, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई है 454,300 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू क्रेडिटर्स, $454,300 की जो लाइबिलिटी क्रिएट हुई उस पर इस साल का 10% का इंटरेस्ट लगा देंगे, यानी 45430। ये हमारी इंटरेस्ट की एंट्री हो जाएगी। अब हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ गया है और इंटरेस्ट को पीएनडल में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट 45430, 45430। ईयर 2 में अब हमें सेटलमेंट करना है। तो देखो हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस कितना आ चुका है। हमने लाइबिलिटी कितने पर रिकॉर्ड की थी, 454,300 प्लस हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई 45430 से। तो ये कितना हो गया टोटल, 499,730। ठीक है, लेकिन आज हमें पेमेंट कितना करना पड़ेगा, ईयर 2 में पेमेंट करना है 550। तो बाकी का बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट निकाल लोगे। लास्ट ईयर में इंटरेस्ट हमेशा बैलेंसिंग फिगर निकलना है ताकि अकाउंटिंग मैच हो जाए। -550, 50,270 रुपए का आपका इंटरेस्ट का खर्चा रिकॉग्नाइज हो जाएगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स 50,270। अब क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक सेटलमेंट कर देंगे 5,50,000 का। ये आपका सेटलमेंट हो गया और इंटरेस्ट को पीएनडल में डाल दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट 50,270। ये लीजिए,
तो ये आपके पास था कि अगर आप डिफर्ड पेमेंट बेसिस पर अगर प्रॉपर्टी को एक्वायर करते हो तो जस्ट लाइक नॉर्मल आपकी जो इंटरेस्ट अकाउंटिंग है वो फॉलो हो जाती है। सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट पर रिकॉर्ड करो, देन उसके बाद इंटरेस्ट की अकाउंटिंग स्टार्ट कर दो, ताकि बैलेंस क्रेडिटर का या आपकी लाइबिलिटी का उतना ही हो जाए, एंड देन आप उसका क्या कर दोगे, सेटलमेंट कर दोगे। क्लियर है यहां तक? तो ये हो गया कि आपके पास अगर आपने डेफर्ड पेमेंट बेसिस पर खरीदा है तो आप रिकॉग्निशन कैसे करोगे। नेक्स्ट, एक्वायर्ड थ्रू exchange of other asset, exchange of other asset। आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया है थ्रू एक्सचेंज। If transaction having commercial substance, commercial substance and fair value can be measured, and fair value can be measured। देखिए आपने क्या किया, एक असेट दी और बदले में आपने एक असेट ली, समझना। असेट गिवन एक्सेप्ट कैश की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि कैश परचेज तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आपने एक असेट दी है और बदले में आपके पास क्या आई है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आई। बदले में आपने जो एक्वायर किया वो क्या एक्वायर किया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शन मार्केट में कॉमर्शियल सब्सटेंस रखता है। कॉमर्शियल सब्सटेंस का मतलब होता है कि मार्केट में एक वेल नोन इस तरह के ट्रांजैक्शंस अवेलेबल हैं और आप फेयर वैल्यू भी मेजर कर सकते हो। तो रूल क्या देता है, ये बहुत ध्यान से सुनना। फेयर वैल्यू which is more clearly evident। अब इसका मतलब क्या है, समस्याएं समझना। देखो मेरे पास फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन है, या तो एक तो ये हो सकती है, एक मेरे पास हो सकती है फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड,
या मेरे पास बोथ फेयर वैल्यू आर अवेलेबल। 3 सिचुएशन बन सकती हैं, बोथ फेयर वैल्यू आर अवेलेबल। ध्यान से सुनना मेरी बात को। एक असेट मैंने दी और मैंने बदले में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है, एंड द ट्रांजैक्शन हैविंग कॉमर्शियल सब्सटेंस। अब मुझे क्वेश्चन में जो असेट गिवन है उसकी फेयर वैल्यू दी हुई है, तो मैं मानूंगा कि मोर क्लियरली एविडेंट कौन सी वैल्यू है, जो असेट दी उसकी फेयर वैल्यू। जो रिसीव की उसकी फेयर वैल्यू नहीं गिवन है, केवल किसकी फेयर वैल्यू गिवन है, असेट गिवन की। तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट गिवन। सीधी सी बात है, हम ये मानेंगे कि हमने जितनी वर्थ की असेट दी है हमने उतने की प्रॉपर्टी तो ली होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं ये कैलकुलेटर किसी को दे रहा हूं और बदले में मैं कोई चीज ले रहा हूं। अब मुझे जो रिसीव हो रहा है उसकी मार्केट में फेयर वैल्यू नहीं दे रखी है, तो मैं क्या मानूंगा कि यार इसकी फेयर वैल्यू उतनी तो होगी ना जितने की असेट आज ये मार्केट में चल रही है, क्योंकि मैंने इस असेट के बदले में इसको एक्सचेंज किया है। तो इंडेस 40 क्या बोलता है कि आपने जो असेट दी उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो। अब अगर असेट गिवन की फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसकी फेयर वैल्यू गिवन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू ऑफ असेट रिसीव्ड। आपने जो रिसीव किया, जब आपको उसी की फेयर वैल्यू दी हुई है तो आप उस पर रिकॉर्ड कर लोगे। अब अगर आपके पास क्वेश्चन में दोनों फेयर वैल्यू गिवन है, जो असेट आपने दी उसकी भी फेयर वैल्यू को आप मेजर कर पा रहे हो और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने एक्वायर की उसकी भी फेयर वैल्यू आप मेजर कर पा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी should be recorded at fair value of asset given up। ये लीजिए, ये रूल बन गया आपका। अगर एक ही की फेयर वैल्यू गिवन है तो आप उसी पर रिकॉर्ड करोगे, लेकिन अगर आपके पास जो असेट आपने दी और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपने ली दोनों की फेयर वैल्यू अगर अवेलेबल है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को रिकॉर्ड करोगे, जो असेट आपने दी है उसकी फेयर वैल्यू पर आप उसे रिकॉग्नाइज करोगे। और एक छोटी सी लाइन और लिख ले ताकि ये पॉइंट खत्म हो जाएगा। ये लिख लिया यहां तक सबने? सर गिवन अप का मतलब यहाँ पर आप कह रहे हो कि जो अपन वो ने दी है दी है हमने, उनको, जो असेट दी है उसकी फेयर वैल्यू। जो मतलब लाइक सेकंड वाले में अपन जैसे फेयरवेल वो फर्स्ट वाले में कर रहे हैं जैसे। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दोनों की फेयर वैल्यू अवेलेबल है, ओके सर। तो हम रिकॉर्ड उसी पर करेंगे जो असेट हमने दी है। और एक if lack of commercial substance, if lack of commercial substance, अगर वो कॉमर्शियली एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपके पास फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो सकती है। तो उस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी
should be measured at carrying amount of asset given up. ध्यान से सुनना, चूंकि कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है तो फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं हो सकती है। अब अगर फेयर वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, तो हमने जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर की है उसको मेजर किस पर करोगे, जो असेट आपने दी उसकी एक बुक वैल्यू आपकी बुक्स में चल रही होगी, उसका एक कैरिंग अमाउंट चल रहा होगा। जो असेट आपने एक्सचेंज के बदले में दी है वो जिस वैल्यू पर आपकी बुक्स में चल रहा है उसी वैल्यू पर हम उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये दो केस आपके पास हो गए, एक्सचेंज ऑफ अदर असेट में, इफ ट्रांजैक्शन हैविंग कॉमर्शियल सब्सटेंस एंड फेयर वैल्यू कैन बी मेजर्ड, और इफ देयर इज अ लैक ऑफ कॉमर्शियल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। सर बाय डिफॉल्ट क्या माना जाएगा? क्वेश्चन बताएगा हमेशा, अगर फेयर वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस है। ओके सर। है ना, और अगर फेयर वैल्यू दे दी लेकिन फिर भी ये लिख दिया कि कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो मानना कि नहीं है। देखो क्वेश्चन बता, क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछेगा हमें नहीं पता। अगर वैसे तो नॉर्मली हम ये मानते हैं कि अगर फेयर वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन कॉमर्शियली सब्सटेंस रखता है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने बोला कि भाई कॉमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो हम उस हिसाब से अकाउंटिंग कर देंगे। अदरवाइज फेयर वैल्यू का होना ये बताएगा कि आपके पास ये ट्रांजैक्शन मार्केट में कॉमर्शियल सब्सटेंस रखता है। क्लियर इन्फॉर्मेशन